का मतलब क्या है? प्यूरिफाई करना, मतलब कि किसी भी पार्टिकल जिसको हम प्यूरिफाई करना चाह रहे हैं उसमें कोई और की मिक्सिंग नहीं हो, वो प्रोसेस कहलाया प्यूरिफिकेशन। ठीक है, प्यूरिफाई का मतलब हुआ, और यहाँ पर प्यूरिफिकेशन से क्या मतलब है कि वही जो विरियन पार्टिकल्स हैं उनको किसी और विरियन पार्टिकल्स या बैक्टीरिया या किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेपरेट आउट करने का नाम ही प्यूरिफिकेशन कहलाता है। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं या कुछ प्रोटोकॉल्स दिया गया है जिसे फॉलो करना रहता है, और वो भी प्रोटोकॉल लगभग 7 to 8 स्टेप में कंप्लीट होता है। ये जो मतलब प्रोसेस है, ये जो प्रोटोकॉल प्रोसीजर है, यही कहलाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ प्लांट वायरसेस। क्योंकि हम प्लांट वायरसेस की ही बात कर रहे हैं, तो उन्हीं के सेंस में मतलब कैसे ग्रो करना है, फिर कैसे उसको एक्सट्रैक्ट आउट करना है, इनकी बात करेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप प्यूरिफिकेशन के लिए होता है, प्यूरिफिकेशन समझ में आया क्या चीज है प्यूरिफिकेशन? हाँ, प्यूरिफिकेशन का जो फर्स्ट स्टेप है उसमें सबसे पहले हम वायरस को प्रोपोगेट कराते हैं। ठीक है, प्रोपोगेशन का मतलब हुआ जैसे कि आपने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टर्म सुना होगा। ठीक है, तो उसमें क्या करते थे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या करते थे, सुने होगी नहीं? हाँ, क्या सुना है, क्या सुना है? एक 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 करके, हाँ, एक एक करके बोले। आकांक्षा ने कुछ बताया कि किसी की हेल्प से ग्रो करता है, मतलब किसी वेजिटेटिव पार्ट की हेल्प से ग्रो करता है। और भी कोई क्या, जैसे कि एग्जांपल दोगे? हम्म, बिल्कुल सही। हाँ, हम्म, सबसे अच्छा पोटैटो ट्यूबर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही, उसना सही बता रहे। कलम, हाँ कलम, उसको लगा दो जिसमें एक्सिलरी बर्ड वाला पार्ट हो, तो वो नया निकाल, मतलब कि नया है। हाँ, तो यही सारे जो मेथड्स हैं वो प्रोपोगेट कहलाते हैं, प्रोपोगेशन यानी कि हम शॉर्ट ट्रिक अपनाना चाह रहे हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम लगेगा, उसमें कंडीशंस लगेंगी, वो अकॉर्डिंग टू यही है कि एनवायरमेंटल कंडीशन पर ज्यादा से ज्यादा डिपेंड करता है। डिपेंड ये भी एनवायरमेंटल कंडीशंस पे करता है, लेकिन ये हमारी डिजायर, मतलब कि अगर हम चाहें तो हम कोई पर्टिकुलर वेजिटेटिव पार्ट लेकर के उसको ग्रो अप करा सकते हैं। ठीक है, तो वो कहलाता है प्रोपोगेशन। यानी जब कभी, जैसे मान लीजिए आलू है, ठीक है, पोटैटो ट्यूबर है, तो उसमें करते क्या है कि उसकी जो आई बर्ड्स होती है ना, वही वाले पार्ट को सोन कर दिया जाता है, उसके बाद उसमें से पेड़ निकल आता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गई ना कि एक साथ सीड बनता, फिर फेवरेबल कंडीशन, वो जर्मिनेट करता, तब प्लांट बड़ा होता। अभी हमने क्या किया, दूसरा काम कर दिया। ठीक है, तो एक साथ हमें बहुत सारे प्लांट्स मिल गए। ठीक, तो वो जो है वो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाया, प्रोपगेशन का। अब वायरस को प्रोपगेट कैसे कराते हैं, क्योंकि वायरस आपको मालूम है कैसा है, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। दैट मीन्स कि उसका सबसे पहले हम वायरस सेलेक्ट करके उसको इन्फेक्ट कराते हैं किसी पर्टिकुलर होस्ट में। क्योंकि वायरस का एक और खासियत है, एक तो ये पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट, दूसरी बात है इसकी ये भी खासियत है कि ये हमेशा होस्ट स्पेसिफिक होता है। दैट मीन्स कि अगर टोबैको, मतलब टीएमबी का हमें ग्रो अप कराना है, टीएमबी को हम प्यूरिफाई कराना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके कुछ सैंपल को या टीएमबी के ही सैंपल को हमें टोबैको के ही प्लांट में इन्फेक्शन कराना होगा। ठीक है, या जब हम इन्फेक्शन कराएंगे तभी तो वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई करेगा और रेप्लिकेट करेगा, और तब जा करके वो पूरे प्लांट में इन्फेक्शन फैलाएगा, है ना। तो प्रोपोगेशन का मतलब यही हुआ कि हमने वायरस को किसी पर्टिकुलर होस्ट पर, ये नहीं होगा कि टीएमवी है और उसको हम गुड़हल के पेड़ में इंजेक्ट करा रहे हैं, इनोकुलेशन उसका करा रहे हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वहां पे वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए सूटेबल होस्ट पर सबसे पहले वायरस का इनोकुलेशन कराते हैं या वायरस को इन्फेक्ट कराते हैं, जिसकी वजह से वायरस का एक अच्छा खासा पूल कह सकते हैं प्रोपोगेट कराया जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जब ग्रो कर जाते हैं,
ठीक है, वायरस ग्रो कर गया या वायरस का इन्फेक्शन अच्छे से प्लांट में हो गया, उसके बाद सिलेक्शन करते हैं उन्हीं इन्फेक्टेड पार्ट का, ठीक है, जिस जहां जहां पर सेलेक्ट जहां जहां पर वायरस का इन्फेक्शन सीवियरली हो चुका है। जैसे कि अगर टीएमवी की बात करें तो टीएमवी का जो पैटर्न है ना वो लीफ में बहुत अच्छा सा दिखता है, ठीक है, स्टेम में हो सकता है हमें कम मतलब उसका रेशियो या ये कहें कि सैम्पलिंग अगर हम करेंगे तो अमाउंट हो सकता है वायरस का कम मिले, लेकिन लीव्स में मोज़ेक पैटर्न भी अच्छे से दिखता है, तो वो दिखा रहा है कि यहाँ पे वायरस बहुत सारा होगा, ठीक। तो कोशिश क्या की जाती है कि लीव्स को निकाल लिया जाए। सेलेक्ट करने के लिए दूसरा जो पॉइंट है या दूसरा स्टेप जो होता है प्यूरिफाई करने के लिए, प्यूरिफिकेशन का, वो क्या हो गया कि सिलेक्शन किया जाता है किनका, वो ही इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ प्लांट्स का, ठीक है। अब इसमें देखो प्यूरिफिकेशन, इसमें और क्या चीज खास मतलब ध्यान रखी जाती है, जितने भी हार्डर पार्ट्स हैं या ये कहें कि पिटियोल, मिडरिब, इस तरह वाला जो पार्ट है उनको अलग कर दिया जाता है, क्योंकि वहां पे क्योंकि सेल्स भी थिक्स हैं, ठीक है, तो उतना वायरस का जो कंसंट्रेशन होगा वो वायरस पार्टिकल का वहां पे कंसंट्रेशन कम होता है इन कंपैरिजन टू लीफ लामाइना। तो क्या किया जाता है जब हमें प्यूरिफाई करना होता है तो हम ये वाले पार्ट को डिस्कार्ड कर देते हैं, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स को ले लेते हैं, राइट। तो ये तो हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड वन है फैक्टर्स। इसमें क्या करते हैं कि वो फैक्टर्स का मतलब ये हुआ कि जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स है या मतलब उनको अवॉइड किया जाता है जो कि वायरस के ग्रो करने में बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो और उन फैक्टर्स को फेवर या क्या ले प्रोवाइड करते हैं कि प्रोवाइड कराया जाता है जिसकी वजह से वायरस ज्यादा से ज्यादा ग्रो अप कर सके, जैसे सीजन वगैरह है, ठीक है। आप पता चले प्लांट का ही सीजन नहीं है तो उसमें अगर वो फ्रूट को इन्फेक्ट करता होगा तो जब वो ही सीजनल प्लांट है और उसमें फ्रूटिंग हो ही नहीं रही है तो वायरस का इन्फेक्शन कराने से क्या फायदा, है ना। तो इन सारी बातों का चाहे बायोटिक फैक्टर्स हो चाहे एबायोटिक फैक्टर्स हो, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है कि वायरस ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके। ये था तीसरा स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, जब हमने प्लांट के उन पार्ट्स को जहां पर इंफेक्शन था उसको भी हमने मतलब सिलेक्ट कर लिया, देन एक्सट्रैक्ट बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। और एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए वो जो एक्सट्रैक्ट है उसको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स की मदद से पास ऑन कराना रहता है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट के लिए वही मोटार पेस्टल की मदद से, जैसे कि नॉर्मल चीजों का अगर एक्सट्रैक्ट निकालना होता है तो क्या क्रश वगैरह करते हो ना, या ग्राइंडर वगैरह यूज करते हो, है ना। नॉर्मल जब कभी खाना बनाना रहता है, जूस निकालना रहता है या फ्रूट्स, तो बस वही काम यहाँ पे भी करना है, ठीक है। लेकिन इनका क्या होता है कि यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स या बफर्स यूज किए जाते हैं ताकि जो वायरस है या वायरस का पार्टिकल है या उसकी जो आइडेंटिटी है या ये कहें कि उसका जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। और ये कभी कब संभव है, जब हम सूटेबल बफर का यूज करते हैं। तो वो जो बफर है वो यूजुअली किसका होता है, या तो बोरेट का होता है या फिर फॉस्फेट एसीटेट का होता है, ठीक है। तो ये दो बफर मेजरली यूज किए जाते हैं वायरल टेक्निक्स या वायरस के एक्सट्रैक्शन में, ठीक। तो जो भी हमें सैंपल मिलता है अच्छे से उसे ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड करने के बाद जो लिक्विड बचा, ठीक है, उसको फिर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स की मदद से या टूल्स की इक्विपमेंट्स होते हैं उनके थ्रू रन कराते हैं, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया, ठीक है। तो क्योंकि ये जितने भी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन तक कराना पड़ता है, बल्कि वायरसेस के लिए तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन को फॉलो करते हैं। उससे होगा क्या, जैसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन का नाम सुना है पहले कहीं, पहले कहीं नाम सुना है, पढ़ा है, देखा है? नहीं सुना है, कोई बात नहीं। देखो सेंट्रीफ्यूज बेसिकली एक ऐसी मशीन होती है जो कि डेंसिटी ग्रेडियंट पर काम करती है, ठीक है। यानी कि ये भी कह सकते हैं जो जितना भारी होगा उसको रोटेट कराते हैं, और वो होता कैसे, वो रोटेट मतलब लाइक वॉशिंग मशीन, ठीक है, या हाँ वॉशिंग मशीन कह सकते हैं, राइट। कि उसमें होता क्या है कि जैसे वॉशिंग मशीन काम करती है ना, पानी डालो सर्फ डालो, ठीक है, तो क्या होता है कि कपड़े नीचे रह जाते हैं पानी ऊपर आ जाता है,
क्यों? लाइट वेटेड है ना, पानी तो लाइट वेटेड है। बाकी कपड़े क्योंकि हैवी रहते हैं और सोक्ड होने के बाद तो और हैवी हो जाते हैं, तो उस तरह से नीचे रह जाते हैं। या सिंपल है, जब कभी आप जैसे मान लीजिए, बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन में होता है कि सेंट्रीफ्यूज जो होता है उसमें एक बॉक्स जैसा है, उसमें ट्यूब्स रखी हुई हैं, ट्यूब्स में लिक्विड आप डाल सकते हो, ठीक है, और उसको फिर रोटेट कराते हैं एक पर्टिकुलर पीपीएम पर, आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, ठीक है, उसी पर इनको चलाया जाता है। इट मे बी उसका एक फिक्स टाइमिंग होता है, जैसे उसको स्लो स्पीड में रोटेट करा रहे हैं उन सारी ट्यूब्स को, टेस्ट ट्यूब्स जो लगी हुई है। बात समझ पा रहे हो? इतनी बात समझ में आ रही कि ड्रॉ करके बताऊं? हाँ चलिए, आ रही है तब ठीक। उसके बाद होता क्या है कि जब वो रोटेट कराते हैं, तो रोटेशन की वजह से, ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है मिक्सिंग तो हो ही रही है। मिक्सिंग होने के साथ साथ में जितने भी हैवी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, है ना? ऐसा होगा कि नहीं? जितने भी जैसे वो रहता है ना कि शक्कर वगैरह जैसे शरबत बनाते हो तो क्या होता है, पहले जब तक कि घुली नहीं रहती है शक्कर, तब तक कि वो नीचे बैठती रहती है ना? और वाटर जितना डिजोल्व होता जाता है, वो मतलब उसका कलर, वाटर का कलर चेंज होता जाता है। सेम काइंड ऑफ वही काम यहाँ पर भी हो रहा है कि वायरस या डेंसिटी के बेसिस पे वायरस पार्टिकल हो या वायरस के साथ में कुछ और भी अगर अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए होंगे, तो वो डेंसिटी के बेसिस पे ही अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे एक बार कराया नहीं हमें मिला, वायरस प्यूरिफाई होकर के नहीं आ पाया, तो अगेन कराते हैं बार बार, मतलब पैलेट जितना आ जाता है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, जो ऊपर का सुपर नेट्रिएंट रह जाता है उसको अगेन सेंट्रीफ्यूज कराते हैं। इस तरह से कई बार सेंट्रीफ्यूगेशन कराने पर, जिसे बोलते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, और उसको डिफरेंट डिफरेंट रोटेशन पर मिनट पर रोटेट कराया जाता है, ठीक है, जिसके तहत होता क्या है कि एक्सट्रैक्ट हो जाता है, जिसमें केवल और केवल वायरस प्यूरिफाई हो जाता है। यहाँ पर मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है? देखो, जब भी आपने वायरस का जितने भी वायरसेस पढ़े, जैसे मान लीजिए आपने टीएमवी पढ़ा या आपने बैक्टीरियोफाजिस पढ़ा, ठीक है, दोनों की एक पर्टिकुलर मेजरमेंट पढ़ी है ना? उसकी वजह से उनका कोई वेट भी है, वेट भी पढ़ रखा है। तो होता क्या है कि वेट के अकॉर्डिंग, या कहें वही जो डेंसिटी और उनका मास है उसके अकॉर्डिंग, वो अलग अलग पार्ट्स में डिविजिबल हो जाते हैं, या अलग अलग कह सकते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट आउट करना आसान हो जाता है। अब जैसे माइकोप्लाज्मा, यीस्ट और ये सारे होंगे, तो इसमें से जो बड़ा वाला होगा या जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वेट ज्यादा होगा, तो वो सबसे पहले अलग हो जाएंगे, है ना? ऐसा होगा कि नहीं? बाकी बाकी का सैंपल, हाँ, तो इस तरह से सेपरेट आउट करके, मतलब कि कई बार फ्रैक्शंस में यही प्रोसेस कराया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को फॉलो करते हैं और वायरस को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक। इस वायरस को एक्सट्रैक्ट करने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप प्यूरिफिकेशन का है, उसके लिए जब आप नोट्स पढ़ोगे तो उसमें मैंने काफी सारी टेक्निक्स लिखी हुई हैं, जिनको टेक्निक्स वाले पार्ट में थोड़ा सा तो डिस्कस कर लेंगे। ये सेंट्रीफ्यूगेशन वाला एक जो मेन स्टेप था, जिसका इस्तेमाल किया ही किया जाता है, उसको मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इन्फेक्टिविटी टेस्ट, यानी जो वायरस का सैंपल हमने निकाला है, ठीक है, उसको भला ये भी तो देखें कि ये इसमें इन्फेक्शन बरकरार है कि सेंट्रीफ्यूगेशन कराने में सारा कुछ चला गया है, ठीक। इतना हमने उसको बफर दे दिया है या सोल्यूशन में ऐसे में डाल दिया कि वो काम ही नहीं कर रहा है ना, इन्फेक्शन ही नहीं फैला रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तब हम स्टडी थोड़ा ना कर पाएंगे। तब हो सकता है वो पता चले बनना था कुछ और, टीएमबी का हम सोच रहे थे एक्सट्रैक्ट हो और वो हो गया कुछ और, ठीक है, केवल निर्जीव पार्टिकल ही रह गए, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर क्या करते हैं कि वो जो एक्सट्रैक्ट हमने निकाला है, या हम सोच रहे हैं कि वो जो प्यूरिफाई होकर के सैंपल हमारे पास आया है, उसको हम अगेन किसी सूटेबल होस्ट में इन्फेक्शन कराते हैं, और तब देखते हैं कि वो सिम्टम्स बिल्कुल हूबहू पहले वाले से मिलते जुलते हैं कि नहीं है, राइट? इतनी बात समझ में आई? प्यूरिफिकेशन की इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है क्राइटेरिया ऑफ प्योरिटी ऑफ वायरस। इसमें भी प्योरिटी चेक करी जाती है। प्योरिटी के लिए बेसिकली सीरोलॉजिकल टेस्ट क्या इस्तेमाल करते हैं कि जो हमने वायरस प्यूरिफाई किया है वो भला उसमें कहीं से कुछ चेंजेस उसके जेनेटिक मटेरियल में या प्रोटीन कोड में कहीं कोई चेंज तो नहीं आ गया है। उसके लिए सीरोलॉजिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंटी सीरा बनाते हैं या सीरम
टेक्निक्स मतलब सीरम बनाते हैं, उसके बाद उसको डिफरेंट टेक्निक्स जैसे एलाइजा है या और भी जो जितने सीरोलॉजिकल टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल करके देखते हैं कि वो कितना प्योर है। नेक्स्ट वन जो किया जाता है वो जितना भी कंटेंट आपको सैंपल मिला है उसका मतलब कि जो टोटल अमाउंट मिलता है उसका वेट किया जाता है, और जो वेट होता है उसको वायरस यील्ड कहते हैं। ठीक है, और यही जो नेक्स्ट स्टेप है, वायरस को वेट करने के बाद में एक और लास्ट स्टेप फॉलो करते हैं जिसमें उसका क्रिस्टलाइजेशन कर लेते हैं। क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, सोडियम सोडियम एजाइड, ठीक है, इस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनके साथ में इन क्रिस्टल्स को रख लिया जाता है कि क्योंकि इन्फेक्टिविटी और ये सारा तो हम पहले ही टेस्ट कर चुके हैं, तो जब कभी हमें स्टडी करनी होती कि इस पर्टिकुलर वायरस के न्यूक्लिक एसिड का क्या वेट था, या न्यूक्लिक एसिड की या जीनोमिक पार्ट में ही मान लीजिए ओपन रीडिंग फ्रेम है, जैसे मैंने टीएमवी का बताया था तो उसमें 5 ओपन रीडिंग फ्रेम बताए थे, बट उनमें से किसी एक का अभी भी क्या है कि उस वो क्या काम करता है, फोर्थ वन वाला, वो हमें नहीं पता है ना। तो उसकी स्टडी जब भी करनी होगी तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास सैंपल है टीएमवी का, तो हमने क्या किया कि उसको एक्सट्रैक्ट आउट करके फिर से उसको इन्फेक्शन कराया और फिर से उसका जितने भी जेनेटिक मटेरियल की स्टडी करनी थी या न्यूक्लिक एसिड की स्टडी करनी थी तो वो सारी हम इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम होता है प्यूरिफिकेशन में। दीज आर द स्टेप्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ प्लांट वायरसेस, यही चीजें फॉलो करी जाती है। ये तो बात हो गई प्यूरिफिकेशन की। अब बताओ इसमें से कोई चीज ऐसी है जो नहीं समझ में आई है? अभी तो लगेगा कि समझ समझ आई है, लेकिन अगर टाइम मिले तो आज ही जाकर के, टाइम क्या मिले, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, पढ़ना जरूर जाकर के। ठीक है, जो हाँ, बफर यूज किए थे, जो नोट्स भेजे हैं उसमें भी दिया हुआ है, फॉस्फोएसिटेट या फिर बोरेट बफर होता है। ठीक है, बोरेट बफर यूज करते हैं। ठीक, जीनोम को रीड करना है या ऑर्स को पता करना है या सीक्वेंसिंग करनी है उनके जेनेटिक मटेरियल की, तो इन सब में इसी प्यूरिफिकेशन, मतलब प्यूरिफिकेशन करें क्यों, तो उसकी सिग्निफिकेंस यही है कि जब हमको कभी स्टडी करनी हो तो हमारे पास सैंपल मौजूद हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई प्यूरिफिकेशन की। इसके अलावा टाइम देख लेते हैं कितना बचा है, उस हिसाब से नेक्स्ट वाला करें। 10:50 तो हो गया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सोच रही थी कि करवा दो। चलो करवा दें। आपकी नेक्स्ट वाली क्लास कितने बजे से होती है? नहीं, 11 बजे से तो है। किसकी होती है? नेहा मैम की। चलो आज जाओ, रहने दो, मैं भी थक गई हूँ। 2 घंटे लगातार पढ़ाते पढ़ाते मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आज रहने देते हैं। कल होगा तो सीरोलॉजिकल टेक्निक्स और ये वाला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 1.5 घंटा अभी मुझे दे दीजिए तो इसमें ये वाला चीज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं फ्री कर रही हूँ, क्योंकि एक और प्रॉब्लम मेरे साथ ये हुई है कि बैटरी मेरे पास फोन में बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये ऑफ हो जाए, इससे बेहतर है कि हम कल पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी थोड़ा सा एक बार, हाँ जी, माइक्रोस्कोप देख के आइएगा। ठीक है, हाँ, देखिए, हाँ, ये 9 से, मतलब 9 का मान के चलिए तो 9:15 पर स्टार्ट कर ही दूंगी। ठीक है, 9:15 या 9:30।